इंदौर की खजराना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाली एक गैंग का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से सैकड़ों नकली मार्कशीट बरामद की है। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सैकड़ों फर्जी मार्कशीट बरामद हुई हैं। आरोपियों में जावेद खान, मोहम्मद अजरुद्दीन और मोहम्मद रियाज शामिल हैं। आरोपी पुरानी मार्कशीट को एडिट कर नई मार्कशीट बनाते थे। जावेद खान एक साइबर कैफे चलाता है, जहां से वह विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर कैफे पर छापा मारा और सैकड़ों फर्जी मार्कशीट बरामद की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की जांच और कार्यवाही जारी है। फर्जी मार्कशीट बनाने जो गिरोह पकड़ा गया है। थाना खजराना पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फर्जी मार्कशीट इत्यादि तैयार कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जब क्षेत्र में आसूचना संकलन किया गया तो जिसमें फरियादी मुस्तकीम द्वारा थाना खजराना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके साथ 10वीं की एक मार्कशीट फर्जी तरीके से बनाई गई थी, जिसके कारण उसका पासपोर्ट कैंसिल हुआ था और इसी बात को लेकर थाना खजराना पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जब इसमें विवेचना के दौरान आरोपी जावेद जो एक सराहना स्कूल में टीचर हैं, उसे अजरुद्दीन जो नगर निगम कर्मचारी है और एक और रियाज आरोपी है, 3 लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिनसे फर्जी मार्कशीट, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि विधिवत जब्त किए गए। ये लोग जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल है, वहाँ की 10th क्लासेस की मार्कशीट पे जो पुरानी जो फेल हो जाते थे स्टूडेंट्स, उनकी मार्कशीट को कलेक्ट करके उस पर एडिटिंग करते थे और एडिटिंग कर प्रिंट आउट कर नई फर्जी तरीके से एक मार्कशीट तैयार कर आरोपी फरियादियों को दिया करते थे। कब से बना रहे थे, कितने में बेचते थे? इसमें हमें सबसे पहली एक मार्कशीट वर्ष 2013 की भी मिली और 2016 से ये काफ़ी एक्टिव थे और इस तरह की गतिविधियों में लगातार संलिप्त थे। कहाँ पर आता है साइबर कैफे? यह जमजम चौराहे पर इनका साइबर कैफे MP ऑनलाइन के नाम से संचालित था, जिसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। हाँ, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनके पुलिस रिमांड लिया जाकर अग्रिम पूछताछ जारी है। कितनी मार्कशीट इनसे 100 से अधिक मार्कशीट अभी विधिवत जब्त किया जाना है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। बड़वानी में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लोकायुक्त ने रिश्वत लेने के मामले में एक अतिथि शिक्षक प्रभारी लेखापाल को गिरफ्तार किया है। जिले के ठिकरी विकासखंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदरानिया में पदस्थ हीरालाल गुप्ता को स्कूल के मुख्य द्वार पर 6,600 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामले की शिकायत प्राथमिक शिक्षक संजय वर्मा ने की थी। वर्मा ने बताया कि उनका जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 तक का वेतन विसंगति का एरियर 1,33,805 रुपये बकाया था। इस राशि के भुगतान के लिए जब वे लेखापाल से मिले तो हीरालाल गुप्ता ने कुल राशि का 5% यानी 6,600 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त की 8 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की। टीम ने स्कूल में छापा मारा और हीरालाल गुप्ता को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मामले की आगे की जांच जारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय वर्मा है। किस पद पे आप? मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पे हूँ। प्राथमिक विद्यालय मोरीपुरा में पदस्थ हूँ। संकुल मदरानिया है मेरा और मेरी वेतन विसंगति 1 लाख से करीबन ऊपर थी, जिसके रिश्वत राशि हीरालाल गुप्ता अतिथि शिक्षक के द्वारा 6,600 रुपये मांगी गई थी मेरे से। फिर आपने क्या कहा? इसलिए मैंने बोला था कि यार मैं परेशान हूँ, मैं दे दूंगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले पैसे दो, उसके बाद राशि जमा हो जाएगी। तो फिर मैं लोकायुक्त कार्यालय इंदौर गया, वहाँ मैंने शिकायत करी। क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सर, आज मदरानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में आपने कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई है और क्यों की गई? ये आवेदक हैं श्री संजय वर्मा, जो कि प्राथमिक विद्यालय मोरीपुरा संकुल के मदरानिया में शिक्षक हैं। इनने जो है SP सर लोकायुक्त इंदौर को एक शिकायती आवेदन दिया था कि श्री हीरालाल गुप्ता, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदरानिया में अतिथि शिक्षक होकर प्रभारी लेखापाल हैं और उनकी एरियर के 1,33,805 रुपये की राशि के बदले में, दिलवाने के बदले में 6,600 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। तो इस संबंध में जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक ट्रैप दल का गठन कर आज जो है श्री हीरालाल गुप्ता को 6,600 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा गया। सर, आपने रंगे हाथों पकड़ा है, जो केमिकल होता है उससे हाथ धुलाया? हाँ जी प्रक्रिया जो जी, रंगे हाथों। तो ये सब हुआ है जी। तो आगे फिर क्या कार्रवाई? अब इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। सर, आपका नाम? आनंद चौहान, निरीक्षक
लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर में भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। शराब ठेकेदार के घर पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी टीम के साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। सुबह 5 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। वर्ष 2015 से 2018 के बीच शराब ठेकों के ट्रेजरी चालानों में जालसाजी के चलते ये कार्रवाई हुई है। करीब 49 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। शराब ठेकेदार के घर पर ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। धार जिले के कुक्षी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की बहू ने 3 दिनों पहले लगाए आरोपों को काम्या के पति ने किया खारिज। कुक्षी विधायक पर भाई की वसीयत न देने के आरोप उनकी बहू द्वारा लगाए गए थे और कहा था कि पति को जबरन कहीं इलाज के नाम पर भेज दिया और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा होने के कारण बहू के आरोप हवा की तरह फैल गए, जिसके बाद काम्या के पति और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के भाई देवेंद्र बघेल ने वीडियो जारी कर पत्नी द्वारा लगाए सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मेरा भाई मेरे पिता समान है और मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। पत्नी ने तो आधी रात को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद मैं खुद गाड़ी से अपनी मां के पास प्रीतमपुर आ गया। मेरे भाई पर लगाए मेरी पत्नी के सारे आरोप निराधार है। मेरा भाई मेरा इलाज अच्छे अस्पताल वेलनेस सेंटर पर आत्म मंथन शारीरिक लाभ ले रहा हूँ, जिसमें मेरा भाई पूरी मदद कर रही है। आज भोपाल में हमारी बहू छोटे भाई की पत्नी काम्या सिंह ने कुछ बातें मीडिया के सामने की है। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं भी आपकी जानकारी में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। विगत 12 सालों से मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूँ इंदौर में। वे शादी के बाद लगभग 7 सालों से भोपाल में रह रही हैं। उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल अपने परिवार का पूरी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। किसी प्रकार से कोई कमी आज भी नहीं है और पहले भी कभी आने नहीं दी। ये कहना कि हमारे पति की संपत्ति पे आप हक जता रहे हैं, उसको हड़पना चाहते हैं। पारिवारिक और पैतृक जो संपत्ति है, पिताजी जब जीवित थे उन्होंने देवेंद्र सिंह जी को जो देना था उनको दिया, मुझे जो देना था वो मुझे दिया। वो उनकी संपत्ति देख रहे हैं, मैं मेरी संपत्ति देख रहा हूँ। किसी प्रकार से हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है। पर मैं आपकी बात जानकारी में लाना चाहता हूँ। जब देवेंद्र सिंह जी की शादी काम्या सिंह से भोपाल में रहती जो उनसे हुई, शादी के बाद से ही उन्होंने ये देखा काम्या ने कि बहुत बड़ा परिवार है, अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। चलिए ठीक है, घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं। नए नए शौक, नए नए खर्चे,
जब खर्चे बढ़ जाएंगे और आदमी परेशान होगा तो डिप्रेशन में चला गया हमारा भाई। कितनी बार हम उसको अस्पताल में ले गए, उसका इलाज करवाया, और हद तो जब हो गई जब उसके पिता ने छोटे भाई के हाथ पैर बांध के उनके साथ में मारा कुटी करी। उसकी रिपोर्ट भी हमारे भाई ने थाने में जाके की, फिर परिवार से माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक किया। इस तरीके से उस भाई को, जो एक अच्छा नौजवान जो अपने परिवार को का पालन पोषण करता है, बच्चियां 2 हैं, दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है। पर एक दिन भाई ने जब उनसे पूछा कि ये जो भोपाल वाला मकान है, हमको पता चला कि आपने शादी में इस मकान को गिरवी रख दिया, आधी रात को सामान निकाल के बाहर कर दिया। जैसे तैसे इंदौर पहुंचे, 8 से 9 दिन में आपको बताना चाहूँगा अस्पताल में भर्ती रहे, बहुत सीरियस थे। आज ऐसी स्थिति में कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने निर्णय लिया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने लिखित में भी दिया है, वीडियो भी बना के दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरा आज तक साथ दिया है, कभी किसी प्रकार से कोई गलत बात हमारे परिवार वालों से, काम्या के परिवार वालों से कभी नहीं कही। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आप इनके परिवार वाले हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी मेरा भाई इनको दे रहा है। पर अब उसके जीवन पे उसका जीवन हमको बचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग सब उसके जीवन को बचाने में लगे हैं। बच्चियों की बात है, बच्चियों का पालन पोषण की बात है, उनके पढ़ाई की बात है, उनकी शादियों की बात है, एक पिता वो देखेगा। और आप ये देख लीजिए, जो बात उनको अपने पति के लिए करनी चाहिए, जो बात उनको पति से उनकी होना चाहिए, वो इल्ज़ाम मुझ पे लगाने। तो ये स्पष्ट है कि भाई को दबाएंगे तो संपत्ति मिलेगी, ज़मीन जायदाद मिलेगी। माँ का स्पष्ट कहना है, बेटा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से निर्णय लेने के काबिल होगा, आप लोगों के बीच में आएगा, अब आपसे बात करेगा, आप मिलने आ सकते, पर अभी उसको मानसिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है। शुभ चिंतक, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं अभी वेलनेस सेंटर में हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो मैं आप लोगों से संपर्क करूँगा। अभी मुझे किसी से मिलने की सहूलियत नहीं है। आपका देवेंद्र सिंह बघेल। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। धार जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धार के तिरला थाना क्षेत्र के बोधवाड़ा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार खड़े वाहन से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक झाबुआ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चारों युवक झाबुआ से धार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक सड़क किनारे खड़े एक भारी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही तिरला पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर खड़े भारी वाहनों को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है, जिससे आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। ये लोग कहाँ के हैं, कौन है? ये झाबुआ जिले के है, ये मेरे दादा ससुर का लड़का है जी। नाम? इनका राजा कार्य है। हाँ, इनको मैं भी जानता हूँ। झाबुआ जिले के? हाँ, झाबुआ बारिया के? बारिया। जी सर। थाना तिल्ला के एक बलगावड़ी गांव में कार के एक्सीडेंट की सूचना पर तत्काल थाना तिल्ला के चेक करने पर दुर्घटना में 4 लोगों की कार सवार जो की हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी, जिनको जिला हॉस्पिटल धार लाया गया है। अभी उनकी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई है, प्रथम दृष्टया तो पीछे से किसी गाड़ी से टकराना प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लगातार अब जाँच करेंगे। ठीक है सर। इंदौर में रविवार को 1 दिवसीय एमपीटी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है।
मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। आयोजन में देश विदेश के कई इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने 1 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के चलते दुनिया के बड़े उद्योगपति अपने उद्योग चाइना से कहीं और ले जाना चाह रहे हैं और वे किसी विश्वसनीय देश की तलाश में हैं। ऐसे में भारत के पास सुनहरा मौका है ऐसे उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। उन्होंने कहा कि भारत विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को तलाश रहे हैं जो देश के बड़े शहरों से मध्य प्रदेश में बेहतर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 20 सालों से काम कर रही है। HPCL के डायरेक्टर मितेश लोकवानी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके पार्ट्स एक ही छत के नीचे बनाती है। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट बनाने से चाइना और ताइवान पर से निर्भरता खत्म हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कई प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट का बटन दबाकर डिजिटल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में कई कंपनियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय कॉन्क्लेव के माध्यम से 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है जो एक रिकॉर्ड है। एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश के नेतृत्व और उद्योगपतियों का तालमेल ही कहेंगे कि मध्य प्रदेश अब तेजी से विकसित होता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप यदि सब कुछ ठीक चलता रहा और विश्व की बड़ी कंपनियां जो चाइना से पलायन कर रही हैं वे मध्य प्रदेश में आ जाती हैं तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा उन्नत प्रदेश बन जाएगा। एक प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में IT हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल IT पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज HLBS के कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन इसरो स्पेस मिशन से लेकर INS विक्रांत, BSF, CRPF, IITs, NITs और देश भर के हर महत्वपूर्ण इमिग्रेशन पॉइंट पर उपयोग में किए जा रहे हैं। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कोचीन से लेकर अंडमान तक सब जगह हमारे कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन जा रहे हैं। 1997 में एक पहला कंप्यूटर असेंबल करने से आज लाखों की संख्या में संपूर्ण देश में मल्टीनेशनल कंपनियों के कंपटीशन में हमने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हमारी यूनिट बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो चाइना से इंपोर्ट होता था जितने कंपोनेंट्स, उन सभी का निर्माण यहाँ पे हो, ये एक हिम्मत करना। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के विभागों का काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने हमें काफ़ी कम कीमतों पे ज़मीन दी, इसके अलावा काफ़ी इंसेंटिव दिए। हमारी यूनिट एंड टू एंड निर्माण कर रही है, जिसमें जापान से हमने SMT लाइन लाए, जिसमें मध्य प्रदेश में पहली बार SSDs और RAM का हमने निर्माण किया। अब हम लोग सर्वर मदरबोर्ड्स, सर्वर चेसिस और सभी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। प्लास्टिक और स्टील के पूरे चेसिस जो कि अभी ताइवान और चाइना से आते हैं वो यहाँ पर बनना चालू हो गए हैं। क्लीन रूम क्लास 7, क्लास 8 से हम लोग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः चाइना पे निर्भर था, जिसमें हर प्रकार के मॉनिटर और सभी पैनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वचालित असेंबलिंग लाइन, जिसमें 7 असेंबलिंग लाइन से हम एक दिन में 5000 के आसपास इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे हैं। HLBS की यात्रा 2004 में मध्य प्रदेश को अपना कंप्यूटर का एक निर्माण केंद्र देने के विजन से स्टार्ट हुई थी। आज HLBS मेक इन इंडिया को सशक्त करते हुए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंपनी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रगतिशील नीतियों ने इस सफलता को संभव बनाया। हम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, बल्कि ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप और मध्य प्रदेश के एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो EMC 2.0 में भोपाल के बांदी खेड़ी में अभी अप्रूव हो गया है। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण को चीन और ताइवान पर निर्भरता से मुक्त करना और 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आज हम मिलकर मध्य प्रदेश को IT और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इंडस्ट्री 4.0 के नवाचार और उच्च गुणवत्ता के मानकों को अपनाकर मध्य प्रदेश को औद्योगिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मची हुई है, जो टैरिफ वार हो रही है। इंडिया जो इमर्ज हो रहा है, एक ऐसा देश इमर्ज हो रहा है जिस पे हर देश का विश्वास, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो वो भी हमसे बात कर रहा है। और धीमे धीमे जो शुरुआत में बात होती थी, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, उस समय कि हम चाइना +1 में +1 बनना चाहते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग एक विश्वसनीयता खोज रहे हैं और लगभग सभी बड़ी कंपनीज अपनी फैसिलिटी चाइना से बाहर मूव करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के सामने, जब हम अपने को एक बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड जो लीडरशिप है, ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको और तेज़ी से पुख्ता कर सकते अपने दावे को कि हम अब दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इस ग्रोथ में जब बात आती है, जैसा संजय ने बताया कि अभी लोग जिस प्रकार की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जनरेशन जी है, वो बात करती है कि भाई अब हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाना है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, बड़े शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी मेरा तुम्हारा नहीं होता, अंदर मैं यहाँ का मूल निवासी या मूल निवासी नहीं, ऐसी बातें मध्य प्रदेश में नहीं होती। हर आदमी जो बाहर से आके बसा है वो ये चीज़ को कह सकता है कि मध्य प्रदेश में कभी भी उसे बाहरीपन की फीलिंग नहीं होगी, जो कभी कभी हमारे किसी इलाके में हो जाती है। मध्य प्रदेश हमेशा सबको वेलकमिंग करने वाला, ऑल एमलगमेटिंग काइंड की कल्चर रही है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, बाय एंड लार्ज क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लोग सीधे साधे हैं। और जो संजय ने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की जो हमारी मैन पावर है, वो यदि किसी बंदे को बोलो कि बेंगलोर जाके काम करे, उसके तुलना में 40% कम पर इंदौर में या भोपाल में काम करने को वो बच्चा तैयार होगा। उन्हें अपने इलाके से, यहाँ की ज़िंदगी से जो प्रेम है वो इस प्रकार की चीज़ है। और आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो होता है वो मैन पावर का होता है। और जो पूरा इकोसिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना के कर रहे हैं हम लोग, तो पूरी एजुकेशनल हब यहाँ पे है। IIT, IIM इंदौर में, फिर आईसर, निफ्ट, NID, इस प्रकार के नेशनल इंस्टीट्यूट्स भोपाल में हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी IIT-DMs हैं। तो एक पूरा का पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम हमारे पास है। तो मुझे विश्वास है कि जो आगे वेव आने वाली है इन्वेस्टमेंट्स की, वो मध्य प्रदेश में आएगी। और जिस प्रकार का प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे। जो पुराने इंटेंशंस हमारे पास हैं उनको तो हम लोग फैसिलिटेट कर ही रहे हैं। आई एम श्योर कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने, बहुतों ने अपना मन बनाया होगा मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें हम लोग अभी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी, कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं। और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात
बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधे इंदौर से आ रही है। ईडी के अफसरों की 18 टीमों ने 71 करोड़ के आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले के आरोपियों के साथ आबकारी अफसरों के यहां आज सोमवार को अल सुबह रेड डाली। इंदौर के साथ इंदौर के अलावा जबलपुर, भोपाल में भी तत्कालीन आबकारी अधिकारियों के यहां जांच की जा रही है। साल 2014 से 2017 के बीच चालान में शून्य बढ़ाकर लगभग 71 करोड़ के राजस्व का चूना सरकार को लगाया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कयामपुर में अल सुबह होलसेल किराना दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। स्थानीय लोगों और फायर फाइटर की टीम ने आग पर पाया काबू। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम सोलंकी एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुरानी तहसील के बाहर मनावर को जिला बनाने, मनावर में बाईपास तथा उमरबंज क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि मनावर को जिला बनाने एवं बाईपास की मांग को लेकर इसके पूर्व भी मनावर पत्रकार संघ के तत्वाधान में नगर की जनता द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया था। धरना स्थल पर विधायक ने कहा कि नगर की सबसे बड़ी समस्या बाईपास की है। मनावर में बाईपास न होने के कारण सीमेंट कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलों से मनावर गांधी चौराहा पर प्रतिदिन जाम लगने लगता है। वहीं इससे होने वाली दुर्घटना में कई युवाओं की जान जा चुकी है। जाम में कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। जाम के कारण गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मनावर विधानसभा क्षेत्र में 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हो रहा है। हम उनसे मांग करते हैं कि 30 अप्रैल को मनावर नगर के लिए बाईपास की और मनावर को जिला बनाने की घोषणा की जाए। यदि मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो क्षेत्र में एक सप्ताह के बाद प्रशासन को चक्का जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम सोलंकी ने धरने के उद्देश्य का विस्तार से प्रकाश डाला। बाद में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कुणाल आवासिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन विधायक ने किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह पिपरीमान, पार्षद लक्ष्मी जाट, लोकेश पाटीदार, नगर मंडल अध्यक्ष ओम सोलंकी, सूरज जाट, सुनील स्टार सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। प्रदर्शन किया गया था, इसमें सबके हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेएस की तरफ से भी महत्वपूर्ण मांग थी कि मनावर नगर के भीतर भी जाम से मुक्ति के लिए अति शीघ्र मनावर बाईपास की स्वीकृति की जाए और मनावर क्षेत्र की जनता को जाम से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण जो मांग थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण मांग थी, जो लंबे समय से हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि मनावर को जिला बनाया जाए और मनावर को विकास की रफ्तार दी जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है कि उमरबन ब्लॉक की 61 ग्राम पंचायतों के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सरकार तुरंत करे। और हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि आप मनावर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 30 अप्रैल को सामूहिक विवाद सम्मेलन में आ रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में हमारी जो मांग जो है मनावर क्षेत्र की जनता की मांग है कि बाईपास की घोषणा उसी भरी मंच से होनी चाहिए, मनावर को जिला बनाने की भी घोषणा होनी चाहिए और उमरबन फायर ब्रिगेड की भी घोषणा होना चाहिए और मनावर क्षेत्र की जनता को, मनावर क्षेत्र की भावनाओं को समझकर मनावर क्षेत्र को विकास की रफ्तार देनी चाहिए, हमारी आपसे मांग है। उसके बाद भी अगर देवास में दलित लड़की से दुष्कर्म, मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास तेज। देवास जिले में रविवार रात भरोसा थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में दलित लड़की के साथ हुई मारपीट और दुष्कर्म की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मारपीट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग उठाई है। गंभीर अवस्था में पीड़िता को प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर किया गया है। पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी इंदौर रवाना हो गए। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सैंधव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई तेज करने की मांग की है। इसके साथ साथ विधायक राजेश सोनकर और भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सैंधव ने देवास एसपी पुनीत गहलोत से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। करते हुए क्या करते और क्या अभी आपके द्वारा देखा गया है? पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है और मुझे जहाँ तक लगता है कि पीड़िता नाबालिग है, एससी वर्ग से आती है और जिसने करा वो भी एक विशेष वर्ग का व्यक्ति है। तो इस प्रकार की घटना करना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैंने जिला प्रशासन से बात भी की है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार का भविष्य में कोई ऐसे कृत्य ना करे। और मैंने बच्ची को लगी भी है, उसके सिर में भी चोट है, उसके अन्य अन्य अंगों पे भी चोट है और उसके साथ मतलब रात भर जो भी कृत्य किया हुआ बहुत ही उसके लिए निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनके मकान भी ध्वस्त करने के लिए मैं बात करूँगा माननीय कलेक्टर साहब से। क्या चर्चा हुई आपकी अभी बच्ची से? बच्ची से बात करने गए थे लेकिन वो होश में नहीं है, वो बात नहीं कर पा रही है, खाली हूँ हाँ कर रही है, केवल इसको बोल नहीं पा रही है, वो बहुत डरी हुई भयंकर रूप से। तो निश्चित रूप से उसके साथ में जो भी कृत्य किया होगा वो बेहोशी हालत में अभी होश में नहीं आ पाई है। उसको यहाँ देवास से इंदौर एमवाई के लिए रेफर किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से हाथ लगा है, एएनजी के हमारे डॉक्टर लोग भी लगे और उसको सिर में और अन्य स्थानों पर चोट आई है तो इसलिए यहाँ से वहाँ भेज दिया गया। किस समाज से लड़की और कहाँ की रहने वाली? लड़की कहीं नहीं, वो कहीं नौसराबाद करके गांव है, वहाँ की रहने वाली है और एससी वर्ग से आती है। सर ये एक लड़की यहाँ पर लाई गई थी बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में, क्या पूरा मामला सर? थाना भरोसा क्षेत्र की घटना है। जो पीड़िता उसके माँ बाप द्वारा देहाती नाची ले कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति उनकी बालिका को रात में ले गया था और सुबह जो है वो बालिका घायल अवस्था में मिली। बालिका को का अभी उपचार था और इनके द्वारा जो घटना बताई गई है
संबंध में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराधी की धरपकड़ की जा रही है। सर कितने इसमें आरोपी हैं? इसमें एक व्यक्ति है, एक आरोपी है, जिसके बारे में पीड़िता की मां के द्वारा उल्लेख करा है। सर पीड़िता के साथ में क्या रेप जैसी घटना की हुई है? प्रारंभिक तौर पे FIR रजिस्टर की गई है और आगे जो भी फैक्ट सामने आएंगे आपको FIR में क्या रेप का उल्लेख किया गया है? FIR संगत धाराओं में की गई है और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर प्रथम दृष्टया क्या है सर, डॉक्टर ने पाया है कि इसके साथ जो जबरदस्ती हुई है? लड़की जो पीड़िता है वो सबकॉन्शियस थी, तो उसे यहाँ से रेफर किया गया है और MY इंदौर से रेफर किया गया है। तो घटनास्थल कहाँ का था? ये भौरासा थाना क्षेत्र की घटना है। ठीक है।